Hello students, in this video we are going to do insertion in an array। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है इंसर्शन की एरेज में। तो हमारे पास देखो, क्या हम इंसर्शन एरे की बिगिनिंग में कर सकते हैं? हाँ जी, हम यहाँ पे इंसर्शन कर सकते हैं। क्या हम इंसर्शन एंड पे कर सकते हैं? हाँ जी, हम एंड पे भी इंसर्शन कर सकते हैं। और क्या हम इंसर्शन किसी भी गिवन इंडेक्स पे कर सकते हैं? हम किसी गिवन इंडेक्स पे भी इंसर्शन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इंसर्शन की 3 एल्गोरिथम्स होंगी। एक तो हमारे पास होगी इंसर्शन एट द बिगिनिंग, एक होगी इंसर्शन एट द एंड एंड एक होगी इंसर्शन एट एनी गिवन इंडेक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्शन एट एंड, मतलब कि हमें यहाँ पे इंसर्शन करनी है लास्ट में। सो ये जो सी हमारे पास एल्गोरिथम यहाँ पे लिखी हुई है, ये हमारे पास है इंसर्शन एट एंड। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो, हमारे पास जो हमारे पास सबसे पहला इंडेक्स की वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं लोअर बाउंड, और हम लिख सकते हैं LB। जो उनसे हमारे पास लास्ट इंडेक्स की वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं अपर बाउंड, और जिसको हम बोल सकते हैं UB, मतलब कि लास्ट इंडेक्स मतलब अपर बाउंड और फर्स्ट स्टार्टिंग का इंडेक्स जो हो गया वो लोअर बाउंड। तो हमारे पास हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रही है। तो यहाँ पे हमने लिखा इंसर्शन एरे, तो ये हमारे पास एल्गोरिथम का नेम है। हम अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी नेम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंसर्शन कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इंसर्शन एरे ये नेम लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ए जो है ये हमारे पास एरे का नेम है, एरे हमारा ए है। एंड क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे पास एन क्या हो गया? 4 हो गया। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं A4 कि मतलब ए हमारा एरे है, उसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कि हमारे 4 है यहाँ पे। अब हमारा यहाँ पे डेटा क्या हो गया? डेटा हमारा वो डेटा है जो हमने इंसर्ट करवाना है एट द एंड ऑफ द एरे, क्योंकि अभी हम एंड वाली देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एंड में कुछ डेटा इंसर्ट करवाना है, उसकी वैल्यू अभी हम देखते हैं हम क्या ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है इफ UB, मतलब कि अपर बाउंड, जो अभी मैंने आपको बताया हमारी जो लास्ट इंडेक्स होता है वो अपर बाउंड होता है, इज इक्वल टू n-1। हमारा n क्या है? 4 है। n-1 क्या हो गया? 3 हो गया। तो ये हमारे पास अगर UB जो सा है अपर बाउंड जो है वो n-1 है, मतलब कि वो एरे जो है वो पूरा भरा हुआ है पहले से। अगर सपोज करो हमारे पास यहाँ पे एरे जो है वो पूरा भरा हुआ है, तब हम उसमें कुछ इंसर्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। अगर हमारे पास कुछ उसमें स्पेस होगी तभी हम उसमें न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर पाएंगे। तो जब हमारे पास एरे पूरा भरा होता है, मतलब कि यहाँ पे हमने जैसे 4 साइज लिया इसका, और यहाँ पे 4 के 4 एलिमेंट्स पहले से ही हमने फिल किए हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा कि सारा एरे भरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास हम बोलते हैं कि पानी भर गया है तो पानी ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब कि जब हमारा पानी बकेट से बाहर निकलने लगता है तो हम बोलते हैं ओवरफ्लो हो गया। तो उसी तरीके से हमारे पास जब एरे में एलिमेंट्स फुल हो जाते हैं तो उसमें हमारे पास हम न्यू एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास उसका साइज जो है वो फिक्स होता है। जैसे हमने यहाँ पे 4 लिया तो हमारे पास पहले से ही चारों एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो हम इंसर्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर हमारे पास ये कंडीशन है इफ UB इज इक्वल टू n-1, मतलब 3 है, तब प्रिंट कर दो ओवरफ्लो और एग्जिट कर दो, मतलब उस केस में हमारे पास इंसर्शन हो ही नहीं पाएगी। हम डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे कि ओवरफ्लो कंडीशन है और हम एग्जिट कर देंगे, यहाँ से सीधा बाहर आ जाएंगे। तो अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है? अगर ये नहीं है, मतलब ओवरफ्लो अगर नहीं है, तब हम सेकंड स्टेप में जाएंगे। अगर ये नहीं है देन वी विल गो टू सेकंड स्टेप। क्या कर रहे हैं हम? रीड डेटा, मतलब हम यूजर को बोलेंगे जो भी डेटा आपको एंटर करवाना है वो वहां पे इनपुट दे दो। अब सपोज करो यूजर ने एंटर किया 8, तो हमारे पास हमने यूजर से 8 डेटा ले लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है? अपर बाउंड इज इक्वल टू अपर बाउंड प्लस 1, मतलब कि अभी हमारा अपर बाउंड क्या था? 3 था। अब हमने बोला उसको +1 कर दो, मतलब 4 पे चले जाओ। अब हमारे पास अपर बाउंड क्या हो गया? 4 हो गया। मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में अपर बाउंड हमारे पास लास्ट इंडेक्स की वैल्यू होती है। तो अगर हम उसकी स्पेस बनाएंगे एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, तभी तो हम उसको इंसर्ट कर पाएंगे। यहाँ तक तो हमारे पास स्पेस नहीं थी, अगर हमने अपर बाउंड ही ये लिया हुआ है तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई स्पेस नहीं थी। उसकी स्पेस बनाने के लिए हमने क्या किया? अपर बाउंड इज इक्वल टू अपर बाउंड +1। तो हमारे पास अब अपर बाउंड क्या हो गया? +1 हो गया, मतलब कि 4 हो गया। अब हमने क्या किया? जो डेटा हमने एंटर करवाया है उसको A अपर बाउंड में डाल दो। डेटा हमारे पास क्या एंटर हुआ था? 8 हुआ था।
तो यहाँ पे देखो हमारे पास इज इक्वल टू है, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका क्या मतलब होता है, हमारे पास राइट से हमेशा वैल्यू लेफ्ट में जाती है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट। तो हमारे पास जो डेटा है वो हमने ए अपर बाउंड में डाल दिया। ए अपर बाउंड मतलब कि हमारे पास अपर बाउंड अब क्या है, इंडेक्स क्या है अपर बाउंड का, अब 4 है ना इंडेक्स। तो ए अपर बाउंड क्या हो गया कि ए के 4 पे क्या वैल्यू डाल दो, डेटा डाल दो, 8 डाल दो। तो A4 हमारा ये है, हमने इसमें 8 डाल दिया। एंड देन स्टॉप और एग्जिस्ट। तो हमारी ये हो गई इंसर्शन एट द एंड ऑफ द एरे। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि हमें यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन चेक करनी है कि मतलब कि अगर हमारे पास जितना हमने एरे का साइज लिया है उतने एलिमेंट्स अगर पहले से ही फुल है तो फिर हम उसमें कुछ इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, हम डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे एल्गोरिथम से। अगर ओवरफ्लो नहीं है तभी हम कुछ इंसर्ट कर पाएंगे। मतलब कि सपोज हमारे पास हमने स्टार्टिंग में एरे का साइज लिया था A6 और हमने यहाँ पे एलिमेंट्स कितने फिल किए, 4 किए थे ना, हमने देखा N4 है, हमने एलिमेंट्स 4 फिल किए और हमने साइज 6 लिया था। तो इसका मतलब है 2 स्पेस हमारे पास बची है अभी। तो इस केस में हम इंसर्शन कर सकते हैं। बट अगर हमने साइज स्टार्टिंग में ही A4 लिया है तो उस केस में हम इंसर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें अब स्पेस ही नहीं है। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। हमने एक वीडियो में ये पढ़ा था कि एरे में हमारे पास रैंडम एक्सेस होता है। सो रैंडम एक्सेस का मतलब हमने जहाँ पे भी एलिमेंट को एक्सेस करना है हम डायरेक्टली वहां पे ही पहुंच सकते हैं। मतलब कि सपोज हमने यहाँ पे 8 एलिमेंट जो इंसर्ट किया है, हमने सीधा यहीं पे ही जाना है तो हम डायरेक्टली यहीं पे चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, A4 लिख के। A4 का क्या मतलब होगा कि हम ये वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हमने 2 में जाना है, 2 इंडेक्स में, तो हम सीधा लिख देंगे A2, हम सीधा यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो मतलब कि हम रैंडमली जहाँ पे भी हम जाना चाहते हैं हम डायरेक्टली वहीं पे ही पहुंच जाएंगे। तो इस केस में हमने क्या किया, हमने लास्ट में किया है ना एलिमेंट को इंसर्ट, तो हमने सीधा हम यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे पहुंच गए और लास्ट में ही जाके हमने सीधा इंसर्ट कर दिया। तो अगर हम सीधा गए हैं तो हमारे पास यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ 1, क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्टली हम उसी पोजीशन पे पहुंच गए, एक ही बारी में पहुंच गए ना, कुछ हमें ट्रेवर्स नहीं करना पड़ा, सीधा डायरेक्टली पहुंच गए। इसलिए बिग ऑफ 1 है क्योंकि हम डायरेक्टली ही यहाँ पे पहुंच गए थे। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इंसर्शन एट द बिगनिंग, सेकेंड एल्गोरिथम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे भी हमारा एल्गोरिथम का नेम सेम है, हमने वही नेम लिया इंसर्शन एरे। अब यहाँ पे भी हमारे पास ए क्या है, एरे का नेम है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे है, जो कि हमारा पहले भी इसी ही था। कितने एलिमेंट्स है, 4 है, तो एन 4 हो गया। डेटा क्या है, डेटा है जो हमने इंसर्ट करवानी है वैल्यू, वो हमारी डेटा होगी यहाँ पे। तो अब हमारे पास हम चेक कर रहे हैं इफ एन इज इक्वल टू मैक्स, मतलब कि अगर एन जो है वो हमारा पूरा भरा हुआ है तब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ओवरफ्लो। जैसे हमने पहले देखा था, हमें ओवरफ्लो का मतलब अब पता है। तो अगर हमारा अगर एन पूरा भरा हुआ है तब उस केस में हमारे पास ओवरफ्लो रिटर्न हो जाएगा। अगर ओवरफ्लो नहीं है तब हम एल्स पार्ट में जाएंगे। तो हमारे पास एल्स में क्या हो रहा है, एन इज इक्वल टू एन प्लस 1, क्योंकि हमने इंसर्शन करवानी है इसलिए हमें पहले एरे की वहां पे जगह भी तो बनानी पड़ेगी। तो इसलिए हमने क्या किया, एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 कर दिया, मतलब 1 से उसका साइज बढ़ा दिया। ये हमारे पास कब केस होगा, जब हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पे 4 भरे हुए हैं बट हमारे पास असली में हमने करवाया है 6 या 8 या जो भी है, मतलब एन से ज्यादा हमने जब करवाया तब। मतलब कि जब हमारे पास हमने एरे जो है वो बड़े साइज का लिया और उसमें हमारे पास अभी स्पेस बची हुई है, उस केस में हम एल्स में जाएंगे। मतलब यहाँ पे हमने एरे का साइज 6 ले लिया और हमने फिल कितने किए, 4 एलिमेंट्स फिल किए हैं, तो इसलिए हमारे पास एरे में भी स्पेस बची हुई है ना, तो इसलिए हम एल्स में जा रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 कर दिया, मतलब हमने बोला हम और एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो हमारा एन का साइज क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ऑल एलिमेंट्स इन ए मूव टू नेक्स्ट एडजेसेंट लोकेशन, मतलब कि जितने भी हमारे पास ए में एलिमेंट्स है उसकी नेक्स्ट लोकेशन में उसको शिफ्ट कर दो, क्योंकि हमने एलिमेंट कहाँ पे इंसर्ट करना है, बिगिनिंग में। हमने यहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है। यहाँ पे इंसर्शन कब हो पाएगी, जब ये सारे आगे आगे शिफ्ट होंगे, एक एक स्टेप आगे शिफ्ट होंगे, तभी तो ये एम्प्टी होगा ना। तो जब हम ये लाइन को फॉलो करेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, मतलब क्या एरे बनेगा, तो हमारे पास एरे कुछ ऐसा बन जाएगा। फर्स्ट स्पेस हमारे पास एम्प्टी हो जाएगी क्योंकि हमने सबको एक एक स्टेप आगे शिफ्ट किया है। 6 हमारा सेकंड यहाँ पे आ जाएगा लोकेशन
और यू कैन से इंडेक्स मान पे आ जाएगा। 5 हमारा उसके आगे, 12 उसके आगे एंड 48 उसके आगे। हमने यहाँ पे पहले स्पेस बना ली थी, फिर उसको आगे आगे शिफ्ट कर दिया सबको। अब हमारे पास क्या होगा, जब हम सबको आगे आगे शिफ्ट कर देंगे, हमारे पास फर्स्ट जो सा है इंडेक्स, मतलब कि 0 इंडेक्स खाली हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बिगिनिंग में इंसर्शन करनी है, इसलिए हमने पहले लास्ट में एक फ्री स्पेस ली, बाकी फिर सारे एलिमेंट्स को एक एक स्टेप आगे शिफ्ट कर दिया। इस वे में हमारे पास फर्स्ट जो सा है वो एम्प्टी होगी अब जगह। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करवा देंगे। तो हमारे पास जो डेटा है, तो सपोज हमारा डेटा 8 ही है जो हमने पहले लिया था, वो हमने कहाँ पे इंसर्ट करवा दिया, ए फर्स्ट, मतलब कि ए की फर्स्ट लोकेशन पे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्या है, 0 है ना इंडेक्स, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं A0 इज इक्वल टू डेटा, मतलब कि हमने उसके फर्स्ट इंडेक्स पे डेटा को एंटर करवा दिया। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे और यू कैन 0th इंडेक्स पे डेटा को एंटर करवा दिया। तो ये हमारे पास हो गई इंसर्शन एट द बिगिनिंग। तो यहाँ पे देखो, अब हमारे पास यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जब भी हमें पूरे एरे को ट्रेवर्स करके जाना होता है, उस केस में हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास n क्या है, एरे का साइज है, मतलब यहाँ पे हम हर एक लोकेशन पे होके जा रहे हैं ना, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को आगे आगे शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम हर एक लोकेशन पे होके जा रहे हैं, तो इसलिए हम n जगह पे होके गए, इसलिए हमारे पास यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n आई, क्योंकि हम n जगह पे होके गए हैं, हमने एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट किया है, इसलिए O n आई। पिछले केस में हमारे पास O1 इसलिए थी क्योंकि हमने सीधा लास्ट में जाके इंसर्ट कर दिया था, वहां पे हमने कोई भी एलिमेंट को शिफ्ट नहीं किया था। सो स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट केस देखते हैं, इंसर्शन एट एनी गिवन इंडेक्स। जब हमें यूजर इंडेक्स इनपुट देगा, उस इंडेक्स पे हमने अपना एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास ये कैसे होगा। यहाँ पे भी हमारे पास एल्गोरिथम का नेम सेम है, इंसर्शन एरे। यहाँ पे हमारे पास एरे का नेम भी सेम है जो कि A है, एंड हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि 4 है। डेटा क्या है, जो कि हमने इंसर्ट करवाना है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज आएगी जो कि होगा इंडेक्स, क्योंकि हमें यहाँ पे इंडेक्स भी चाहिए, हमने यहाँ पे इंडेक्स भी लिया, तो हमारे पास ये इंक्लूडेड है। हम यहाँ पे जो सी इंसर्शन एट बिगनिंग थी उसमें ही चेंजेस करके मैं आपको समझा रही हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे हमने इंडेक्स ले लिया एक एक्स्ट्रा। तो ये जो कंडीशन है हमने पहले भी चेक कर ली थी, जब हमारा n जो है वो मैक्सिमम होगा तो हमारे पास ओवरफ्लो रिटर्न हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, ओवरफ्लो नहीं है, तब उस केस में हम यहाँ पे एल्स पार्ट में आएंगे। अब एल्स में देखो क्या होगा, सबसे पहले हमें यूजर से इंडेक्स को रीड करवाना पड़ेगा। हमने क्या किया, रीड इंडेक्स, मतलब कि हमें यूजर से पूछना पड़ेगा ना कि आप कौन से इंडेक्स पे वैल्यू को इंसर्ट करवाना चाहते हो। अब सपोज करो यूजर बोल रहा है वो अगर 2 इंडेक्स पे वैल्यू को इंसर्ट करवाना चाहता है, तब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 2 पे नई वैल्यू इंसर्ट होगी और जो सी पुरानी वैल्यू है वो एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएगी। अगर यूजर ने यहाँ पे 2 दिया तब उस केस में हमारे पास ऐसा कुछ बनेगा, हमारे पास होगा यहाँ पे हमारे पास 6 है, 5 है, तो 2 इंडेक्स पे हमारे पास यहाँ पे खाली जगह हमें पहले बनानी पड़ेगी। फिर हमारे पास ये 12 जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा एंड 48 भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा ना, क्योंकि यूजर ने बोला उसको 2 इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट करवानी है, तो हमारे पास उसके आगे के सारे एलिमेंट्स एक एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इंडेक्स लिया, इंडेक्स आ गया 2। अब हमने क्या किया, n इज इक्वल टू n+1, हमने उसका साइज बढ़ाया, तभी तो हमने उसको आगे आगे शिफ्ट किया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट लाइन क्या है, फॉर ऑल एलिमेंट्स इन ए मूव टू नेक्स्ट एडजेसेंट लोकेशन आफ्टर गिवन इंडेक्स। आफ्टर गिवन इंडेक्स मतलब कि हमारे पास जो भी इंडेक्स गिवन है, तो हमने यहाँ पे लिया कि यूजर ने हमें बोला है इंडेक्स 2 है, तो आफ्टर दिस इंडेक्स सारे एलिमेंट्स को एक एक स्टेप आगे शिफ्ट कर दो। तो हमने देखा हमें 2 पे वैल्यू को इंसर्ट करवाना है, इसलिए हमने उसके आगे के सारे एलिमेंट्स को एक एक स्टेप आगे शिफ्ट कर दिया, तभी तो ये जगह खाली हो पाएगी, तभी तो हम इस पे कुछ इंसर्ट करवा पाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये पॉइंट हो गया हमारा। हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या है, जो भी डेटा है, जो भी हम यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं, उसको कहाँ पे डाल दो,
ए फर्स्ट पे नहीं, ए इंडेक्स पे। ए इंडेक्स मतलब जो भी हमारा गिवन इंडेक्स है, यहाँ पे इंडेक्स क्या है 2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा A2 पे जो भी डेटा यूजर ने एंटर किया था, सपोज 8 किया था, वो यहाँ पे A2 पे चला जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गई इंसर्शन एट एनी गिवन इंडेक्स। अब इसकी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास वेरी करेगी। अगर हमारे पास एरे जो है, एरे का साइज बहुत बड़ा है, तब उस केस में तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON ही होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं आगे। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू सपोज इन्फिनिटी है, तो n डिवाइडेड बाय 2 भी अगर हमने ले लिया, मतलब कि सपोज हमने किया कि हमारे पास हाफ एलिमेंट से शिफ्ट हो रहे हैं एरे के, तो उसका क्या मतलब हो गया कि n डिवाइडेड बाय 2 एलिमेंट शिफ्ट हो रहे हैं। तो तब भी अगर हमारे पास n इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास n जो है वो बहुत बड़ा है, उस केस में हमारे पास इंसर्शन एट एनी गिवन इंडेक्स की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON ही हो। अगर एरे का साइज छोटा है, तब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट टाइम लग रहा है, मतलब कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस केस में बिग O ऑफ 1 हो सकती है। इफ वैल्यू ऑफ n इज लेस, तो हमारे पास ये हो जाएगा। अगर हमारे पास n की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, तो उस केस में हमारे पास बिग O ऑफ n ही आएगा, क्योंकि n डिवाइडेड बाय 2, अगर n इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 2 भी इन्फिनिटी होगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने 3 एल्गोरिथम्स कवर की है विद देयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।